दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि फायर रेसिस्टेंस किसी भी बिल्डिंग में उसके जो बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके जो फायर रेसिस्टेंस होते हैं उस पे बिल्डिंग का सेफ्टी कंप्लीटली डिपेंड करता है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर रेसिस्टेंस बिल्डिंग एलिमेंट्स के जो होते हैं उसके बारे में, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और जो नेशनल बिल्डिंग कोड या फिर जो रिलेवेंट आईएस स्टैंडर्ड में मेंशन किया हुआ है उसकी क्या मीनिंग है उसको हम डिटेल में जानेंगे। और उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। जब हम किसी भी बिल्डिंग एलिमेंट्स के फायर रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है। जब हम फायर रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो ये किसी भी बिल्डिंग एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी होता है जो मेजर किया जाता है उसके एबिलिटी को लेके कि वो कितना देर तक फायर के सामने स्टैंड कर सकता है। ये एक स्पेसिफिक पीरियड होता है बेस्ड ऑन फायर रेसिस्टेंस। जैसे कुछ मटेरियल का अलग पीरियड हो सकता है, किसी दूसरी मटेरियल का डिफरेंट पीरियड हो सकता है। तो फायर रेसिस्टेंस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो बताता है कि कितने पीरियड तक वो फायर फायर के सामने उसकी एबिलिटी क्या है फायर के सामने स्टैंड करने की। इसको हम फायर रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ये मेनली 3 क्राइटेरिया पे इवेल्युएट किया जाता है। सबसे पहले तो है लोड बियरिंग कैपेसिटी, जिसमें आप स्टेबिलिटी के नाम से भी आप इसको कह सकते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या, जब फायर कंडीशन होगा, जब फायर कंडीशन होगा तो उस समय वो स्ट्रक्चर जो है वो कितने देर तक स्टेबल रह सकता है। तो ये एक तरह से इसको हम बोलते हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी। दूसरा है इंटीग्रिटी, जब किसी भी बिल्डिंग एलिमेंट का को हम फ्लेम या हॉट गैस के सामने एक्सपोज करेंगे तो वो कितना कितने देर तक उसको रेसिस्ट कर सकता है ताकि दूसरे साइड जो है फ्लेम या फिर हॉट गैस का असर ना हो। तीसरा है इंसुलेशन। तो ये जो लिमिट है इस टेम्परेचर राइज का, वो अनएक्सपोज साइड वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड एट सिंगल पॉइंट एंड 140 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एवरेज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो टेम्परेचर राइज होगा, जैसे एक एक्सपोज जो फायर साइड में है, दूसरा अनएक्सपोज उसको बोलते हैं, तो उसकी जो राइज और मतलब टेम्परेचर राइज का जो लिमिट है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड एट एनी सिंगल पॉइंट और एवरेज में 140 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एवरेज। बिल्डिंग डिजाइन में फायर रेसिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब जब हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल हम यूज करते हैं। अगर हम फायर रेसिस्टेंस मटेरियल उसमें यूज कर रहे हैं तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा उस बिल्डिंग के ओवरऑल फायर रेसिस्टेंस को लेके, और साथ साथ फायर को प्रिवेंट भी करेगा स्प्रेड होने में। फायर रैपिडली स्प्रेड नहीं करेगा अगर हम फायर रेसिस्टेंस मटेरियल का यूज कर रहे हैं जब हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। फायर रेसिस्टेंस अगर हमारा स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, तो इसका मतलब ये है कि जो फायर के रिस्क हैं वो कम है। तो इससे जो डैमेज लाइफ के डैमेज, चाहे वो लाइफ को हो या प्रॉपर्टी को डैमेज होने के रिस्क हैं, वो कम हो जाता है। फायर रेजिस्टेंस को मिनट में मेजर किया जाता है और ये डिपेंड करता है जो फायर लोड है उसके ऊपर में, जिसका यूनिट होता है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, और साथ साथ फायर इंटेंसिटी पे। तो फायर लोड पे मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं फायर लोड के बारे में। तो अब बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो मेनली 4 तरह के होते हैं: टाइप 1 कंस्ट्रक्शन, टाइप 2 कंस्ट्रक्शन, टाइप 3 कंस्ट्रक्शन, टाइप 4 कंस्ट्रक्शन। जो टाइप 1 कंस्ट्रक्शन है वो उसका जो फायर रेसिस्टेंस होता है वो हाईएस्ट होता है, और जो टाइप 4 है उसका फायर रेसिस्टेंस सबसे लोएस्ट होता है। तो टाइप 1 से टाइप 4 जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो टाइप 1 सबसे हाईएस्ट फायर रेसिस्टेंस का कंस्ट्रक्शन होगा। फायर रेसिस्टेंस रेटिंग रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है कि जितने भी बिल्डिंग एबव 15 मीटर हाइट के हैं उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी मटेरियल हम यूज करेंगे वो सारे नॉन कंपोस्टेबल मटेरियल होने चाहिए। स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, वो उनकी जो फायर रेसिस्टेंस रेटिंग है
वो एज पर टेबल 1 पार्ट 4 नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 होना चाहिए। और फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि टेबल 1 में क्या क्या चीजें हैं और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो भी रेटिंग हम ले रहे हैं, जिस भी फायर रेसिस्टेंस रेटिंग की हम मटेरियल ले रहे हैं, वो अप्रूव्ड होना चाहिए, साथ साथ एज पर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको वो फॉलो कर रहा हो। सर्टिफिकेशन एंड वैलिडेशन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें मतलब कंप्लाइंस हमारी पूरी हो जाएगी। और तो हम जो वैलिडेशन होगा उससे हम ये इंश्योर हो सकते हैं कि जो भी फायर रेसिस्टेंस रेटिंग हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको मीट कर रहे हैं। अगर किसी वजह से आपके जो मटेरियल हैं उसकी जो सर्टिफिकेशन या वैलिडेशन है वो अवेलेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन, टेस्ट सर्टिफिकेट या फिर वैलिडेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में आपके पास एनेक्सर सी है जिसमें डिफरेंट टेबल दिए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए पार्ट 4 नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में। तो उसको आप रेफर कर सकते हैं एज ए गाइडेंस। अगर हम रेस्ट्रिक्शंस की बात करें, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग, तो बेस्ड ऑन फायर जोन क्लासिफिकेशन, तो फायर जोन जो होता है एक डिमार्केशन होता है किसी भी सिटी का जिसमें उसको प्लान किया जाता है, उसी के बेसिस पे डिफरेंट ऑक्यूपेंसी को अलाउ किया जाता है, जैसे कि फायर जोन 1 2 3 इस तरह से होता है। और फायर जोन पे एक अलग से मेरा वीडियो भी अपलोड है मेरे चैनल फायर सेफ इंडिया बाय एमके पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन फायर जोन क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिमिटेड है। जैसे फायर जोन 1 में आप टाइप 1 2 3 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बना सकते हैं। फायर जोन 2 में आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे उनकी कंस्ट्रक्शन टाइप 1 2 और 3 होगी। फायर जोन 3 में जो बिल्डिंग डिजाइन होगी या कंस्ट्रक्ट होगी वो टाइप 1 और टाइप 2 कंस्ट्रक्शन का ही होगा। ये सारे रिक्वायरमेंट न्यू बिल्डिंग के लिए हैं। जब हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की बात करते हैं तो उनको ये सारे रूल्स कोड फॉलो करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि वो कोई अल्टरेशन कर रहे हैं, तो उस समय कुछ चीजें वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। अगर अथॉरिटी को लगता है कि कुछ हजार्डस है जो कि नियर बाय प्रॉपर्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, तो उस केस में अथॉरिटी उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ऑल्टरेशन अगर आप कर रहे हैं ऐसे बिल्डिंग में, पुराने बिल्डिंग में, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, तो आपको अथॉरिटी से अप्रूवल लेने की जरूरत है ताकि वो फायर सेफ्टी कंप्लायंस अगर कुछ इंप्लीमेंट कराना है तो वो उस समय आपको सजेस्ट कर देंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये बियरिंग एंड नॉन बियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये टर्म आगे आपको टेबल में काफी जगह यूज करना पड़ेगा। जैसे हम टेबल 1 की बात कर रहे थे, एनेक्सस सी की बात कर रहे थे, तो आप टेबल में पाएंगे कि बियरिंग एंड नॉन बियरिंग स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो बियरिंग स्ट्रक्चर जो है वो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है और बियरिंग स्ट्रक्चर भी हम उसको बोलते हैं। और जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है ये कैरी करता है ट्रांसफर लोड को, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, इन सबको कैरी करता है। ये एक तरह से फाउंडेशन का पार्ट होता है। और ये जो बियरिंग स्ट्रक्चर होता है काफी इसेंशियल होता है बिल्डिंग के स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, कोई भी बियरिंग स्ट्रक्चर को अगर रिमूव या डैमेज होता है तो स्ट्रक्चर जो होता है वो कोलैप्स भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लोड बियरिंग वॉल्स आप ले लें, चाहे वो ब्रिक और कंक्रीट वॉल्स इन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन जो हमारे नॉर्मल बिल्डिंग होते हैं उसमें उसमें जो कंक्रीट वॉल होते हैं, ब्रिक वाले वॉल होते हैं, वो लोड बियरिंग वॉल्स हैं। कॉलम एंड बीम्स हैं जो आरसीसी कॉलम्स एंड स्टील बीम्स हैं, वो सारे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हैं। स्लैब्स, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्लोर स्लैब्स जो हैं ये लोड बियरिंग या फिर बियरिंग स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं। फाउंडेशन, फुटिंग, पाइल्स, राफ्ट फाउंडेशन, तो ये सारे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हैं जो लोड को एक तरह से कैरी कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा पार्ट है इसका नॉन बियरिंग स्ट्रक्चर, या उसको नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।
ये स्ट्रक्चरल लोड को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मेनली पार्टीशन के लिए यूज किया जाते हैं, एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किए जाते हैं, या किसी फंक्शनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इसको अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट बिल्डिंग पे नहीं होने वाला है, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आने वाला है अगर नॉन बियरिंग स्ट्रक्चर को हम बिल्डिंग से रिमूव भी करें तो। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में पार्टीशन वॉल्स जो हैं, चाहे वो ड्राई वॉल हो, ग्लास हो, एल्युमिनियम पार्टीशन हो, फॉल सीलिंग, जिप्सम और पीओपी सीलिंग्स जो होते हैं, इसको आप कभी भी तोड़ दो फिर दोबारा बना दो, इससे बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोर्स एंड विंडो आप रिमूव करते रहते हैं, दूसरा लगाते रहते हैं। क्लैडिंग एंड फैसाड, ग्लास कर्टेन वॉल्स, एसीपी पैनल्स, आप इसको रिमूव कीजिए फिर से दोबारा लगा दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल लोड नहीं होता है। तो ये सारे नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। प्रीवियस स्लाइड में हमने बात करी थी टेबल 1 की, और टेबल 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पार्ट 4 नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का पार्ट है। और इसमें जो टेबल 1 है, जब आप टेबल 1 देखेंगे तो इसमें हेडिंग दिया हुआ है फायर रेसिस्टेंस रेटिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन मिनट्स। तो इसको मैं समझाने के लिए कुछ पार्ट इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हूँ, जो मैं आपको एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा। तो इसमें आप देखेंगे सीरियल नंबर और उसके बाद स्ट्रक्चरल एलिमेंट दिया गया है और फायर रेसिस्टेंस रेटिंग मिनट फॉर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अब जैसे हम एक्सटीरियर वॉल की बात करते हैं तो इसमें फायर सेपरेशन लेस देन 3.7 मीटर। जब हम फायर सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो दो बिल्डिंग का एक तरह से गैप होता है, अगर 3.7 मीटर से कम का है तो उस केस में जो बियरिंग स्ट्रक्चर हमारा है, बियरिंग स्ट्रक्चर ये 240 मिनट का फायर रेसिस्टेंस रेटिंग इसको अचीव करना पड़ेगा। टाइप 1 कंस्ट्रक्शन को 240 मिनट का फायर रेसिस्टेंस रेटिंग अचीव करना पड़ेगा। अगर टाइप 2 कंस्ट्रक्शन है तो उसको 120 मिनट का फायर रेसिस्टेंस रेटिंग अचीव करना पड़ेगा। टाइप 3 कंस्ट्रक्शन को 120 मिनट का, टाइप 4 कंस्ट्रक्शन को 60 मिनट का फायर रेसिस्टेंस रेटिंग अचीव करना पड़ेगा। और वहीं जो नॉन बियरिंग स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसमें 120 मिनट टाइप 1 कंस्ट्रक्शन में, टाइप 2 कंस्ट्रक्शन में 90 मिनट, टाइप 3 कंस्ट्रक्शन में 60 मिनट एंड टाइप 4 कंस्ट्रक्शन में 60 मिनट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फायर सेपरेशन अगर 3.7 मीटर से ज्यादा है बट लेस देन 9 मीटर है तो उस केस में डिफरेंट मिनट्स यहाँ पे दिए गए हैं। टाइप 1 कंस्ट्रक्शन में कितने मिनट का फायर रेसिस्टेंस अचीव करना है, रेटिंग आपको अचीव करना है। और सेम आप देखेंगे कि फर्दर ये टेबल और भी बड़ा है, जिसमें आप रूफ, फ्लोर, इन सब के भी कंस्ट्रक्शन की बात हम करते हैं, उसमें क्या कितना मिनट का फायर रेसिस्टेंस रेटिंग हमें अचीव करना है। तो टेबल 1 आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसमें आप टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन और फायर रेसिस्टेंस रेटिंग की रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी और इसी तरह से आपको इंप्लीमेंट करना है। जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में बात कर रहे थे कि जो भी बिल्डिंग कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं उन सब का एक सर्टिफिकेशन एंड वैलिडेशन होना चाहिए। अगर कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं बट उसका वैलिडेशन या सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है हमें, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन है कि हम एनेक्सर सी जो पार्ट 4 नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में दिया गया है उनको एज ए गाइडेंस डॉक्यूमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि फायर रेसिस्टेंस रेटिंग ऑफ वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट्स मेंशन है और इसमें डिफरेंट टेबल्स हैं। जैसे आप टेबल 10 की अगर बात करें तो इसमें मैसनरी की वॉल दिया गया है, सॉलिड रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट फायर फ्रॉम वन साइड एट ए टाइम। तो ये टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि बियरिंग एंड नॉन बियरिंग स्ट्रक्चर की ये बात करता है। उसमें आप देखेंगे कि फायर रेसिस्टेंस रेटिंग की बात की गई है कि 60 मिनट का अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए कितना थिकनेस होना चाहिए, 90 मिनट के लिए कितना थिकनेस होना चाहिए, 120 मिनट का अगर आपको फायर रेसिस्टेंस रेटिंग चाहिए तो वॉल की थिकनेस कितने mm की होगी। तो बेस्ड ऑन जो mm है, थिकनेस है, उसके बेसिस पे यहाँ पे फायर रेसिस्टेंस रेटिंग वहाँ पे डिफाइन किया गया है
उस रेटिंग को मीट करने के लिए कितना mm का वॉल होना चाहिए, इस तरह से टेबल दिया गया है। तो टेबल 10 है मैसनरी वॉल के लिए, टेबल 11 भी है मैसनरी वॉल के लिए, लेकिन ये हॉलो के लिए, प्रीवियस वन जो था वो सॉलिड के लिए है। 12 जो है वो फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात करता है। टेबल 13 फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन नॉन लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन की बात करता है। टेबल 14 जो है वो फ्रेम्ड एक्सटर्नल वॉल से लोड बियरिंग की बात कर रहा है। 15 फ्रेम्ड एक्सटर्नल वॉल्स नॉन लोड बियरिंग की बात करता है। टेबल 16 को आप रेफर कर सकते हैं फ्रेम्ड एक्सटर्नल वॉल्स नॉन लोड बियरिंग के लिए। टेबल 17 जो है फ्रेम्ड वॉल्स नॉन लोड बियरिंग। टेबल 18 में आपको रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स के बारे में पता, फायर रेसिस्टेंस रेटिंग के बारे में दिख जाएगा। 19 में कंक्रीट बीम्स के बारे में, 20 में कंक्रीट फ्लोर्स के बारे में है, 21 में कंक्रीट फ्लोर्स रिब्ड ओपन सॉफिट के बारे में है, 22 में इनकेस्ट स्टील कॉलम्स 203 mm इंटू 203 mm का है, 23 में इनकास्ट स्टील बीम्स के बारे में दिया गया है, 24 में टिम्बर फ्लोर्स के बारे में है, 25 में टिम्बर फ्लोर्स है, लेकिन इसमें टोंग्ड एंड ग्रूव्ड बोर्डिंग और सीट ऑफ टोंग्ड एंड ग्रूव्ड प्लाईवुड और वुड चिपबोर्ड ऑफ नॉट लेस देन 15 mm फिनिश थिकनेस के लिए है। जबकि ऊपर वाला जो था 21 mm नॉट लेस देन 21 mm फिनिश थिकनेस के लिए था। 26 में आपको टिम्बर फ्लोर्स है, एनी स्ट्रक्चरली सुटेबल फ्लोरिंग ऑफ टिम्बर और लिग्नोसेल्युलोज बोर्ड के बारे में दिया गया है। तो इस तरह से जब आपको बिल्डिंग कंपोनेंट के फायर रेसिस्टेंस रेटिंग की जानकारी लेनी है और आपके पास कोई वैलिडेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एनेक्सर सी में दिए गए टेबल्स का यूज कर सकते हैं एज ए रेफरेंस गाइडेंस डॉक्यूमेंट के लिए। कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं जो जिसको आप रेफर कर सकते हैं। एक तो एनबीसी 2016 जिसके बारे में हम बात कर ही रहे थे अभी। IS 1641 1988 है जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ फायर ग्रेडिंग एंड क्लासिफिकेशन के बारे में है। IS 1642 1989 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। IS 3809 1979 फायर रेसिस्टेंस टेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये सारे कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फायर सेफ इंडिया बाय MK।